तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसी ब्लॉक के डिसएडवांटेजेस के बारे में। हम लोग जानते हैं कि एसी ब्लॉक का बहुत सारा एडवांटेजेस है, तो बहुत सारे एडवांटेजेस होने के बाद भी इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसको लेकर आज हम लोग डिटेल में सर्वे करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और उसके जो प्रिवेंशन है उसको लेके भी हम लोग बात करेंगे। अब जनरली देखते हो कि जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं एसी ब्लॉक से, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है ना कि इसमें क्रैक डेवलप होना लाजमी है, ये होने लगता है। तो ये क्यों होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे, इसको लेके आज हम लोग पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं कि स्टडी को लेके। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको छोटा से छोटा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके फुल फॉर्म से। तो एएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक। ऑटोक्लेव का मतलब फर्नेस, जिस फर्नेस में इसको जलाया जाता है। अब ऐसा जलाना नहीं कि इससे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देते हैं, नहीं। इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है जिसमें इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑटोक्लेव का मतलब फर्नेस हो गया, एरेटेड का मतलब एयर हो गया, जो कि हम लोग को इसके अंदर वॉइड देखने को मिलती है। अगर इसको ऐसे तोड़ दिया जाए ना, तो देखना अंदर में ऐसा डॉट 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 दाना 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 आपको देखने को मिलेगा, जो कि वॉइड होता है। और इसी वॉइड होने के कारण बहुत जगह इसको फोम कंक्रीट ब्लॉक भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके साइज को भी हम लोग जान लेते हैं कि IS 2185 पार्ट 3 के हिसाब से इसका क्या क्या डायमेंशन होता है, किस किस डायमेंशन में ये मिलता है। तो अगर आप IS कोड 2185 पार्ट 3 का क्लॉज नंबर 3.2.1 देखोगे ना, तो आपको ये फोटो देखने को मिलेगा। यहां पे देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों ही दिया हुआ है कि एसी ब्लॉक का एज पर IS कोड क्या क्या साइजेस है। तो लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ होता है 400, 500, 600 mm का। हाइट होता है 200, 250, 300 mm का। और विथ होता है 100, 150, 200, 250 का। ये अलाउबल मिलता है हम लोग को एज पर IS कोड। लेकिन अगर आप मार्केट विजिट करोगे तो आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस मिलते हैं, जैसे 625 बाई 250 इंटू 200, 625 बाई 250 बाई 100, 625 बाई 250 बाई 125, ये साइज में भी मिलता है अगर मार्केट आप विजिट करोगे तो ये सब डिफरेंट डायमेंशंस है जो कि एसी ब्लॉक को आपको देखने को मिलेगी मार्केट में। अब इसके डिसएडवांटेज को लेके हम लोग बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है ना, ये नॉन लोड बियरिंग ब्लॉक है। अगर ट्रेडिशनल ब्रिक की बात करो, रेड ब्रिक की अगर बात करें, तो वो सब आपका लोड बियरिंग ब्रिक होता है, वो लोड ले सकता है। लेकिन ये जो ब्लॉक होता है ये लोड बियरिंग नहीं है, ये अपने ऊपर आए हुए लोड को नहीं ले पाता। अगर वो ज्यादा भारी है तो क्रैक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब ये चीज हम लोग को कहां से देखने को मिलता है? तो आप यहाँ पे IS कोड 2185 का इस टेबल नंबर 1 को देखिए। तो इस टेबल में देखिए 2 नंबर में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ब्लॉक लिखा गया है। हम लोग जनरली जो कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते हैं ना प्रैक्टिकली, उसका जो डेंसिटी होता है वो 550 से लेके 650 kg पर एम क्यूब तक वेरी करता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 551 से लेके 650 kg पर एम क्यूब। हम लोग यही वाला यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो इसी को लेके मैं आपको बताता हूं। अब स्ट्रेंथ वाइज हम लोग एसी ब्लॉक को 2 ग्रेड में डिवाइड किए हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2। तो जो डेंसिटी हम बताया मैंने 551 से लेके 650 kg पर एम क्यूब में, उसके केस में अगर जाओगे तो देखो ग्रेड 1 अगर हम लोग यूज करते हैं ब्लॉक, तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। और ग्रेड 2 की अगर बात करें तो उसका होता है 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ट्रेडिशनल ब्रिक्स अगर कंपैरिजन करो, ग्रेड 1 का ही कंपैरिजन करते हैं। ग्रेड 1 में यहां पे कितना है? 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ट्रेडिशनल ब्रिक का ये होता है 7.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखो कितना अंतर है, 7.5 कहां और ये कहां 4। इससे पता चलता है कि लोड बियरिंग ब्लॉक नहीं है, ये लोड बियरिंग नहीं कर सकता, ये अपने ऊपर आए हुए लोड को बियर नहीं कर सकता। अगर डाल दोगे तो क्रैक आ जाएगा, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। तो इसलिए इसको हम लोग अपने स्ट्रक्चर में जस्ट फिलर के रूप में यूज करते हैं, जस्ट पार्टीशन वॉल के रूप में यूज कर सकते हैं। जस्ट घर को डिवाइड करना है, बाथरूम अलग करना है, घर को अलग करना है, तो ये पार्टीशन के लिए ही जस्ट यूज करते हैं। कोई हम सोचेंगे कि ऊपर वाला लोड इस पर ट्रांसफर होकर नीचे चला जाएगा, तो ये भूल जाओ, ये नहीं होने वाला, क्योंकि ये लोड बेयरिंग मटेरियल नहीं है, लोड बेयरिंग ब्लॉक नहीं है। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं इसके डिसएडवांटेजेस का, या मान लो कि इसमें क्रैक क्यों आता है, तो बड़ा रीजन है इसका ब्रिटल नेचर होना। ब्रिटल नेचर मतलब ये आसानी से टूट जाएगा। चौक जो है ना वो ब्रिटल होता है। अब जो चौक बोर्ड पे लिखते हैं उसको पकड़ के से कर दो, टूट जाएगा। ब्रिटल है इसलिए टूट जाएगा। बात मानो जब हम लोग स्लैब को कास्टिंग करते हैं या कॉलम को कास्टिंग करते हैं, तो हम लोग वाइब्रेटर क्यों उसमें यूज करते हैं? ताकि उसके अंदर वॉइड नहीं रह जाए, उसके अंदर के सारे एयर जो है वो बाहर निकल जाए और वो पूरा सॉलिड हो, पूरा कॉम्पैक्टेड हो। बात यही है ना। अगर एयर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? वाटर पर्कुलेट कर सकता है ऊपर से, एक धार से एक पार पानी निकल सकता है, सीपेज हो सकता है, वो कंक्रीट का स्ट्रेंथ वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर एसी ब्लॉक की बात करें तो उसमें तो पहले से ही हमारा वॉइड मौजूद है। तो वॉइड मौजूद है तो यहीं से पता चल रहा है कि ये कमजोर है और ये आसानी से टूट जाएगा। तो ब्रिटल नेचर इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है।
और यही है कि इसका स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा कम कर देता है, और इसके वजह से ही जब भी इसके ऊपर कोई लोड आती है तो क्रैक तो आना लाजमी है। तो ये वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस में से एक है, जो कि है ब्रिटल नेचर इसका होना। नेक्स्ट जो क्रैक आने का बड़ा रीजन है वो है ड्राई श्रिंकेज। अब ड्राई श्रिंकेज क्या है, देखो जब एसी ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनती है ना, तो उसको 28 दिन तक क्यूरिंग करना पड़ता है, और क्यूरिंग करने के बाद 10 से 15 दिन इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना पड़ता है। अब ड्राई क्यों होना है, इसको ड्राई इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर जो भी वेदर कंपोजिशन की वजह से जो भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन आना है वो उसी वक्त आ जाए। वो क्या करता है कि खुद को थोड़ा श्रिंक करना चाहता है, थोड़ा खुद को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो वो उसी वक्त हो जाता है। उसको अच्छे से हम लोग को ड्राई करना है 10 से 15 दिन खुली एयर में। समझ में आ गया, अच्छे से उसको एनवायरनमेंट का हवा लगना चाहिए। ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस ब्लॉक का वो ड्राई ऑपरेशन हुआ है कि नहीं। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हम लोग एसी ब्लॉक को क्यूरिंग करने के बाद ही हम लोग 3 से 4 दिन क्या करते हैं, उसको हम लोग अपने वहां पे यूज कर लेते हैं, जिससे उसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो भी होने वाला है ना, वो सही तरीके से हुआ नहीं रहता है, और उसको हम अपने स्ट्रक्चर में यूज कर लेते हैं, और समय के साथ साथ उसमें वो कॉन्ट्रैक्शन वो एक्सपेंशन आता है, और उसके वजह से ही क्या होता है कि क्रैक डेवलप होता है, या कभी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी सेटलमेंट होगा ना, इसके वजह से भी हमारे इस यहाँ पे बहुत बड़ा क्रैक देखने को आपको मिलेगा। इतना बड़ा क्रैक आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा खासा अगर लकड़ी भी अगर आप दिखाओगे 3 mm 4 mm का 5 mm का भी लकड़ी उसके अंदर चला जाएगा, इतना बड़ा क्रैक आ जाता है। प्लास्टर को भी फाड़ के वो क्रैक बड़ा होने लगता है, ऐसा मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए आपको अपने मैन्युफैक्चरर से एमटीसी मांगना चाहिए, मैन्युफैक्चरर टेस्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि ये आपको तभी एक मैन्युफैक्चरर दे सकता है जब वो अपना सारा स्टेजेस क्लियर किया हुआ है। तो हमेशा देखिएगा ड्राइंग कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ है, उसी ब्लॉक को अपने स्ट्रक्चर में यूज कीजिएगा। तो ये ड्राई श्रिंकेज बहुत बड़ा रीजन होता है क्रैक लाने का हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे वॉल में, जो कि हमें पता नहीं होता। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा क्रैक आने का जो बहुत बड़ा रीजन है वो है हमारे एसी ब्लॉक को हम लोग यूज करते हैं सीमेंट मोटार से, हाई रिच सीमेंट मोटार से। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा क्रैक डेवलप होना ही है। अगर मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस मानो, जैसे मेरे अभी साइड पे काम हो रही है एडहेसिव से लेके, मतलब हम लोग एसी ब्लॉक को जो हम लोग लगा रहे हैं, जो पेस्ट कर रहे हैं, वो एडहेसिव से कर रहे हैं। इससे हम लोग को 3 से 4 mm का वो मसाला बैठाना पड़ता है उस एडहेसिव का, उसके ऊपर वो पेस्ट कर दोगे। उसके बाद आप किसी भी चीज से मारो, कितना ही मारो, बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाता है। आप किसी भी चीज से उस एडहेसिव पे अगर स्क्रैच लाना चाहोगे ना, तो वो भी नहीं होगा, वो फ्लेक्सिबल होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो स्क्रैच भी नहीं आने देगा। ठीक है, तो फायदा क्या होता है मैं बताता हूं। अगर आप सीमेंट मोटार से क्या करते हो कि अपने पूरे ब्लॉक को काम किए हो, यहां का दीवार बनाए हो, उसमें जो आप मोटार यूज किए हो वो सीमेंट का यूज किए हो, तो जब वेदर चेंज होगा ना, या कोल्ड हुआ या बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वहां पे क्या होगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस लेगा। ठीक है, मतलब वो जो ईट है ना, उसका डायमेंशन जो है वो हल्का हो सकता है, छोटा हो, हल्का बड़ा हो, माइनर 1 mm होता है, वो होता है। ठीक है, वो अगर होता है ना, तो आपका जो सीमेंट मोटर है, वो तो हाईली रिच सीमेंट मोटर हम लोग यूज किए हैं, वो क्या करेगा कि बहुत जोर से पकड़ा हुआ है, वो होने नहीं देगा, आपके ब्रिक के डायमेंशन को ना वो फ्लेक्सिबल नहीं होने देगा। और जब आपका ब्रिक फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो क्या होगा कि उसमें क्रैक आना लाजमी है। वो मोटर उसको छोड़ेगा ही नहीं, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो एकदम सॉलिड चीज है ना, तो वो आपके एक जैसे ये मोटर लगा हुआ है, इसके ऊपर में ब्रिक वर्क है और इसके नीचे भी ब्रिक वर्क है, ये सॉलिड तरीके से ऊपर को भी पकड़ा हुआ है, नीचे को भी पकड़ा हुआ है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है हमारा सीमेंट मोटर। तो जब वेदर चेंजिंग की वजह से जब कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगा तो ये छोड़ेगा ही नहीं, और छोड़ेगा नहीं, पकड़ के रखेगा। लेकिन अगर ये नहीं भी छोड़े तो क्या फर्क पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है वो तो होना ही है, वो तो नेचुरल फेनोमेना है। तो वो होने के लिए क्या करेगा, ब्रिक अपने आप को क्रैक कर लेगा, ले भाई तू यहां से हो जा, यहां से एक्सपेंड कर जा, यहां से चपक जा, जो करना है कर ले। तो ये चीज होता है हमारे सीमेंट मोटर में। लेकिन वही अब बात एडहेसिव यूज करोगे तो एडहेसिव थोड़ा फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, वो चीज क्या करेगा ना, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको छोड़ेगा ही नहीं, वो जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आराम से वहां पे क्रैक नहीं आने देगा। हम लोग अपने साइड पे अभी एडहेसिव भी यूज कर रहे हैं इसको लेके। 3 mm का हम लोग मोटर यूज करते हैं, सोच रहे हो 3 से 4 mm का मोटर यूज होता है उसमें। तो ये सीमेंट मोटर यूज करना भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारा क्रैक आने का। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इसके हाइट को लेके समझ में आ गया। हम लोग अभी देखे थे कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है ये कितना लोड ले सकता है, 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का, मतलब 1 मिलीमीटर स्क्वायर का अगर एरिया है तो वहां पे हम लोग 4 न्यूटन लोड ही मैक्सिमम डाल सकते हैं। समझ में आ गया, 1 मिलीमीटर बाई 1 मिलीमीटर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसके ऊपर हम लोग 4 न्यूटन का लोड डाल सकते हैं इस एसी ब्लॉक पे। तो अगर देखा जाए हम लोग अपने साइड पे 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर हाइट
का वॉल खड़ा करने वाले हैं और वहां पे एसी ब्लॉक ही पूरा खड़ा कर दिए, तो देखा जाएगा जो सबसे नीचे वाला जो ब्लॉक है ना उसके ऊपर तो इतना सारा लोड खड़ा हो गया है। अगर वो लोड 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को एक्सीड कर जाता है तो क्रैक आना लाजमी है, नीचे वाला जो ब्रिक है उस पर क्रैक आने लगेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नीचे वाला ब्रिक पे ऊपर का जो लोड पूरा जो ट्रांसफर हो रहा है ना उसको सबमिशन करना पड़ेगा, वो देखा जाएगा 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज्यादा एक्सीड कर जाएगा तो नीचे क्रैक आना है। तो हमको ये चीज में ध्यान रखना है कि हाइट कहां तक है, ये हम लोग को स्ट्रक्चर कंसल्टेंट बताएगा कि मैक्सिमम आप इस साइज के ब्लॉक को यूज करते हो तो इतना ही हाइट तक आप ब्रिक वर्क कर सकते हो। अब देखो, अब बहुत जगह तो ये तो लिमिटेशन है, लेकिन हम लोग को लिमिटेशन क्रॉस करके अजीब अजीब चीज बनाने हैं, अच्छी अच्छी चीज बनाने हैं। ग्राउंड फ्लोर का हाइट जिस प्रोजेक्ट में मैं पहले था वहां पे था 6 मीटर का, तो ऐसे केस में हम लोग को तो बनाना ही है। तो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट आपको क्या करता है कि वहां पे सॉल्यूशन देता है। क्या सॉल्यूशन देता है? हम लोग का वॉल हो सकता है बहुत बड़ा है, कंटिन्यूअस जा रहा है, 8 मीटर 9 मीटर 10 मीटर तक कंटिन्यूअस है, और हम लोग को एसी ब्लॉक ही करना है। तो ऐसे में हम लोग को ना कंटिन्यूअस ब्लॉक नहीं करना है, आप यहाँ पे ब्लॉक 6-6 मीटर के गैप पे आपको एक स्टूल कॉलम डालना पड़ेगा। समझ में आ गया? 6-6 मीटर के कंपैरिजन में आपको एक स्टब कॉलम डालना पड़ेगा। ये आपको डालना ही है ताकि आपको डिवाइड कर देना है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, देखो जैसे यहां पे 6 मीटर आप ब्रिक वर्क किए, उसके बाद एक स्टब कॉलम डालो, फिर एक 6 मीटर ब्रिक वर्क किए, फिर स्टब कॉलम डालो। ये क्यों बोल रहा हूं? मान लीजिए आप एक ही बार 10 मीटर तक पूरा ब्रिक वर्क कर दिए, समझ में आ गया? पूरा 10 मीटर तक ब्रिक वर्क कर दिए। अब जब नेचुरल वेदर की कंडीशन की वजह से जब इसमें एक्सपेंशन आएगा ना, जब एक्सपेंशन आएगा तो इतना बड़ा ब्रिक वर्क होने की वजह से सब ब्रिक वर्क में क्या होगा कि कुछ एक्सपेंशन ऐसे देखने को मिलेगा, कुछ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, इसकी वजह से क्रैक आएगा। लेकिन वही आप बीच बीच में अगर स्टब कॉलम डाल दोगे या स्टूल कॉलम डाल दोगे, उसके वजह से क्या होता है ना कि जो हमारा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस स्टब कॉलम के केस में। ये क्या करता है, उसको लेकर नीचे ट्रांसफर कर देता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, 6 मीटर से मैक्सिमम 6 मीटर से ज्यादा कभी भी एसी ब्लॉक का एक पैनल का ब्रिकवर्क मत कीजिए, बीच में एक स्टब कॉलम को जरूर डालिएगा। तो ये तो बात हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल के केस में, दीवार कितना बड़ा है उसके बेस में। अब बात करते हैं हाइट के केस में। तो हाइट के केस में हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग ब्रिकवर्क करेंगे ना तो उसको 1200 के केस में, मतलब नीचे से 1200 पे 1200 mm पे आपको एक बैंड बीम डालना पड़ेगा, एक रनर डालना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि ऊपर का जो लोड है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सेम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का भी जो रीजन मैंने बताया था, जो कॉन्सेप्ट बताया था, वो भी यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो सके। समझ में आ गया? ताकि यहां पे क्रैक ना आए। तो आपको 2 केस में डालना है। आपको हॉरिजॉन्टली 6-6 मीटर पे एक स्टब कॉलम डालना है। वो स्टब कॉलम आप 200 बाई 150 का डाल सकते हो, मतलब वॉल का थिकनेस तो जो रहेगा ही, साथ में आपको 6 इंची और 150 और डाल सकते हो। ये हो गया। और जो हम बोल रहे हैं बैंड बीम डालने का या रनर डालने का, वो यहां से 1200 पे, नीचे से 1200 पे आप डालो, 1200 तक ब्रिकवर्क किए, 1200 के ऊपर में एक बैंड बीम आपको डालना है। बैंड बीम कैसा रहेगा? 200 आपका ब्रिकवर्क जो है वो तो रहेगा ही, साथ में उसका 6 इंची से 4 इंची, मिनिमम 4 इंची आपको रखना है उसका हाइट, ठीक है। और अगर 100 mm का ब्रिकवर्क है तो वो 100 mm तो उसका ब्रिकवर्क रहेगा, साथ में उसका हाइट आपको 150 करना है। आप 100 भी कर सकते हो मिनिमम। और इसके अंदर आपको रेनफोर्समेंट जरूर डालना है, ऐसा नहीं है कि आप जस्ट पीसीसी कर दिए, नहीं, आपको रेनफोर्समेंट जरूर डालना है इसके अंदर। मतलब ये आरसीसी का होगा, जो स्टब कॉलम होगा वो भी आरसीसी होगा, जो बैंड बीम होगा वो भी आरसीसी होगा, रनर जो है वो भी आरसीसी होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको ऐसे डिवाइड करना है इस ब्लॉक वर्क को ताकि क्रैक नहीं आए। तो आज के वीडियो में यही है। वीडियो अगर पसंद आया है ना तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शेयर जरूर कीजिए, नॉलेज को बांटिए जरूर, ठीक है। खुद तक मत रखो यार। हम लोग जानते हैं कि हम लोग सीख गए, किसी और को नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं है। जहां से भी ज्ञान आता है ना दूसरों तक बांटो, ज्ञान बांटोगे ना तो ही बढ़ेगा आपके अंदर। तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एसी ब्लॉक का एडवांटेजेस के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। और एक चीज मैं प्लानिंग कर रहा हूं मैं क्या करने का, कि मैं जो वीडियो डालता हूं ना उसमें बहुत जन के क्वेरी रहते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में क्वेरी रहते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं एक एक दिन एक वीडियो को पकड़ूं, उसमें जितने भी कमेंट रहे, जिनका जो भी क्वेरी रहेगा, उस क्वेरी सबको यहाँ पे पढ़ के उनके डाउट को यहाँ पे क्लियर आउट करूं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ये भी मैं करूं तो आप लोग कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि मैं इस चीज को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।